आज सीएम धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहे, जहां पर आज डीडी हाट में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में जनसभा की और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज पिथौरागढ़ और साथ ही चंपावत से फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है। डिमांड बढ़ने पर यह सेवा नियमित कर दी जाएगी। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि मानस खंडवाला के तहत में विकास किया जा रहा है। सीएम धामी ने डीडी हाट में पैदल यात्रा कर जनसंपर्क भी किया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करने के लिए बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई। इसके अलावा बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की जनता से उन्होंने अपील भी की। भारत को जोड़ने वाला पुल बनाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। मुंशियारी के लिए हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ हो गई है। देहरादून से पिथौरागढ़ की फ्लाइट चालू हो गई है। 3 दिन अभी फ्लाइट चल रही है। आने वाले समय में ये फ्लाइट हमारी 5 दिन चलेगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, नियमित रूप से इस फ्लाइट को हम लोग चलाएंगे। ऐसे अनेकों काम हमने किए हैं और भी बहुत सारे काम हमने प्रस्तावित किए हैं। मानसखंड मंदिर माला मिशन, ये हमारा संकल्प था। उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में जब हम उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने उनसे वादा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही पूरे कुमाऊं क्षेत्र के जितने मंदिर हैं, उन मंदिरों को एक सर्किट के तहत उनका विकास करेंगे, एक दूसरे से जोड़ेंगे, उनका पुनर्निर्माण करेंगे, नवनिर्माण करेंगे, सौंदर्यीकरण का काम करेंगे, उनमें जाने के रास्ते अच्छे करेंगे। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सीएम धामी की जबरदस्त डिमांड है। 3 राज्यों यूपी, राजस्थान और साथ ही जम्मू कश्मीर में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक होंगे और यूपी, राजस्थान में स्टार प्रचारकों की सूची में 8वें नंबर पर धामी का नाम है। यूसीसी, धर्मांतरण विरोधी कानून और साथ ही दंगा रोधी कानून जैसे मुद्दों को बीजेपी कैश कराना चाहती है। इसके साथ ही हिमाचल, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी धामी की मांग है। देश के अंदर इसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। चाहे नकल कानून हो, सबसे सख्त नकल कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। चाहे धर्मांतरण कानून हो, और यही कारण है कि उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज देश के 100 शक्तिशाली व्यक्तित्व में, नेताओं में उनका 61वां स्थान है। यही कारण है कि उत्तराखंड ही नहीं, अन्य प्रदेशों से भी उनकी डिमांड आ रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी कहा है कि 1-2 दिन में पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो जाएगी। अभी सूची नहीं आई है, क्या आप मानते हो कौन कौन मुख्य रूप से हो सकते हैं उत्तराखंड के? नहीं, कांग्रेस की भी सूची जल्दी आ जाएगी। उसमें काफ़ी सीनियर्स को रखा गया है। 1-2 दिन में वो सूची भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। पिथौरागढ़ से खबर मिल रही है, जहां पर अल्मोड़ा लोकसभा में कांग्रेस में फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। दरअसल कल अल्मोड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा का नामांकन था, जिसमें 5 में से 3 कांग्रेस विधायक नदारत रहे। पिथौरागढ़, लोहाघाट और साथ ही द्वाराहाट के कांग्रेस विधायक वहां पर नहीं पहुंचे थे नामांकन में शामिल होने के लिए, जिससे कि लोग तरह तरह की अटकलें भी लगा रहे हैं। पाखरू टाइगर रिजर्व से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी ने एक बार फिर से समन भेज दिया है और पूछताछ के लिए 2 अप्रैल को बुलाया है। इसके साथ ही हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई को भी एक बार फिर से ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी और 3 अप्रैल को देहरादून के ईडी दफ्तर में अनुकृति गोसाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो पाखरू टाइगर रिजर्व सफारी से जुड़ा हुआ यह मामला है, जहां पर पेड़ काटने की जितनी परमिशन दी गई थी उससे ज्यादा पेड़ काटे गए। कुछ और भी लापरवाही के आरोप लगे थे, जिसमें हरक सिंह रावत और साथ ही उनकी बहू अनुकृति गोसाई पर कई आरोप लगे। अब ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। अब जानकारी जो सामने आई है उसमें 3 तारीख को ईडी दफ्तर पहुंच सकती है अनुकृति गोसाई और ईडी के कई ऐसे सवाल जिसका जवाब देंगी।
2021 में कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी द्वारा दोबारा नोटिस भेजे जाने को कांग्रेस ने दबाव की राजनीति बताया। कांग्रेस ने कहा कि ईडी का प्रयोग करके कांग्रेस नेताओं को चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरक सिंह रावत से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। ईडी कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। तो अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ हरक सिंह रावत और उनकी बहू को नोटिस जारी किया गया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर कई आरोप लगाए गए। सारे देश को पता लग गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल विंग के रूप में काम कर रहे हैं। ईडी का छापा मारते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, कार्रवाई खत्म हो जाती है, मुकदमा कायम करवाते हैं, लोगों को जेल भिजवाते हैं, सीबीआई के छापे पड़वाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़वाते हैं। लेकिन जब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, वही लोग वो पाक साफ हो जाते हैं। अपना काम करेगी। हरक सिंह जी को जो विषय भी रखना ईडी के सम्मुख रखे और बड़ी प्रमाणित के आधार वो कह रहे हैं कि मेरा दूर उन चीजों वास्ता नहीं है। कोई भी जब इकाई जांच करती है, उस इकाई को सब प्रकार के साक्ष्यों की आवश्यकता होती है, वो साक्ष्य दें। अभी तक बीजेपी ज्वाइन करने का दूर तक ऐसा कोई विषय ना हमारी उनसे चर्चा हुई, ना उनके हमसे चर्चा। पहाड़ों में जिस तरह से आम जीवन कठिन है, ठीक उसी तर्ज पर यहां पर चुनाव करवाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। हालात यह है कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर मतदान के लिए जहां पोलिंग पार्टियों को 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होता है, तो वहीं दर्जनों ऐसे बूथ हैं जहां पर पहुंच पाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चार जिलों वाली अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर आज भी भौगोलिक हालात काफी कठिन हैं। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पहुँचने के लिए दर्जनों किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में इन इलाकों में मतदान करवाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ईवीएम के साथ दर्जनों किलोमीटर का पैदल सफर उन पोलिंग पार्टीज के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिनकी तैनाती अति दुर्गम बूथ्स पर की जाती है। हालात तो ये हैं कि कई पोलिंग बूथ्स के लिए पोलिंग पार्टीज को मतदान से 3 दिन पहले ही रवाना करना पड़ता है। एक बूथ है जिसमें 3 दिन पहले हमारी पोलिंग पार्टी रवाना होंगी, और इसी तरह कुछ बूथ है जो P-2 डेज पे वहाँ पे पोलिंग पार्टी रवाना होगी, बाकी पोलिंग पार्टी P-1 डे पे रवाना होगी। तो जहाँ पर पोलिंग पार्टी P-2 और P-3 डे बिफोर रवाना होगी, वहाँ पर हम लोगों ने उनके हॉल्ट का भी इंतजाम किया है। पिथौरागढ़ के कनार बूथ तक जाने के लिए पोलिंग पार्टीज को 18 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जबकि चंपावत के लिए कोट केंद्रीय बूथ तक पहुंचने के लिए 17 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा है। वहीं अल्मोड़ा का पभ्य बूथ रोड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 किलोमीटर तक की पैदल दूरी वाले सबसे अधिक बूथ बागेश्वर में हैं। यहाँ 18 बूथ ऐसे हैं जहाँ पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है, जबकि पिथौरागढ़ में ऐसे बूथ 12 हैं। वहीं अल्मोड़ा में ऐसे बूथ की संख्या 6 है, जबकि चंपावत में 12 बूथ ऐसे हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे काफ़ी मतदान केंद्र होते हैं जहां पर पोलिंग पार्टीज को पैदल जाना पड़ता है, बल्कि एक दिन पहले भी रवाना होना पड़ता है। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी मानक रहेंगे उसके अनुरूप हमारे द्वारा पुलिस फोर्स लगाया जाएगा, तथा उनकी सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। बूथ तक पहुंचने की ये कहानी इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि पहाड़ों में आज भी लोग रोड की राह तक रहे हैं। गांव तक रोड नहीं होने से जहां ये इलाके आजादी के 70 दशक बाद भी मुख्य धारा से कोसों दूर हैं, वहीं इन इलाकों में मतदान कराना और करवाना दोनों ही कठिन चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां जितने भी माथापच्ची करें, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड का वोटर्स अन्य राज्यों की अपेक्षा आम चुनाव में वोट डालने में खासा रुचि नहीं दिखाता है। और पिछले 4 आम चुनावों में वोटिंग के लिहाज से उत्तराखंड देश भर के राज्यों में 25 से 32वें स्थान पे रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अन्य चुनावों की अपेक्षा लोकसभा चुनाव में वोटर खास रुचि नहीं दिखाते। ये हम नहीं कह रहे, पिछले 4 आम चुनावों के ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही दे रहे हैं।
राज्य बनने के बाद अब तक हुए 4 आम चुनावों का रिकॉर्ड इस बात को दर्शाता है। इन 4 चुनावों में उत्तराखंड में नेशनल एवरेज से भी कम मतदान हुआ। इन आम चुनावों में उत्तराखंड मतदान एवरेज के लिहाज से देश भर में 25वें से 32वें स्थान पर रहा। अगर 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मतदान का नेशनल एवरेज 58.07% रहा। उत्तराखंड का एवरेज 48.07% रहा। वहीं साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदान का नेशनल एवरेज 58.21% था, जबकि उत्तराखंड का एवरेज 53.43% था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान का नेशनल एवरेज 66.44% रहा, तो उत्तराखंड का एवरेज 61.67% रहा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का नेशनल एवरेज 67.4% था। उत्तराखंड का एवरेज 61.88% था। पिछले 4 लोकसभा चुनाव 2004, 9, 14 और 19 के जब चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण हो रहा है तो कुछ 3-4 प्रमुख जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जहां पूरे देश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसी के साथ में उत्तराखंड राज्य में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। 2004 में जहां 48% वोट पड़ा था, 2019 में लगभग 62% वोट उत्तराखंड राज्य में पड़ा है। मुझे लगता है माइग्रेशन भी उसमें हम एक पक्ष देख सकते हैं, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि अपना उत्तराखंड का मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी वोटर रहता है जो वहाँ उपस्थित है वह लगभग 90-95% इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निश्चित करता है। उत्तराखंड के वोटर्स बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा नहीं लेते। इसको लेकर चुनाव आयोग भी गंभीर है। हालात ये हैं कि जो सांसद चुने जाते हैं उनको आधे से भी कम लोग चुनकर भेजते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये तस्वीर साफ हो जाती है। 2019 के आम चुनाव में टिहरी सीट से जीते माला राज्य लक्ष्मी को मात्र 39% वोट्स मिले। वहीं पौड़ी सीट से तीरथ सिंह रावत भी 39% वोटों के साथ जीत दर्ज कर पाए, जबकि हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक 37% वोट पाकर चुनाव जीते, तो नैनीताल सीट से अजय भट्ट 44% वोट पाकर चुने गए। इसका हमने बहुत ही गहन एनालिसिस किया है। इसमें मुख्यतः फाइंडिंग जो आई है, हमारा अर्बन एरियाज़ में वोटिंग हमारा कम हो जाती है। रूरल एरियाज़ में यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत ठीक है, बट अर्बन एरियाज़ में काफ़ी कम होता है। तो इसको पता करने के लिए हमने पूरा सर्वे करवाया है। उसमें मुख्यतः जो हमारे सर्वे में जो फाइंडिंग्स आया है कि हमको क्यू में खड़ा होने के लिए पड़ता है, 3-4 घंटे वेट करना पड़ता है करके लगभग 25% रेस्पोंडेंट्स ने हमको सर्वे में ये बताया गया कि हमको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं जा पाते करके। चुनाव आयोग अब वोटर टर्नआउट को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। मुख्य कारण पलायन को भी माना जा रहा है। जीरो पलायन वाला पड़ोसी राज्य हिमाचल इसका बेहतरीन उदाहरण है। हिमाचल में पिछले 4 आम चुनाव में वोटिंग परसेंटेज उत्तराखंड की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहा है। चुनाव में उसने नेशनल एवरेज को भी पीछे छोड़ा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब प्रचार अभियान में तेजी आएगी। चुनाव कैंपेनिंग के साथ में अवैध शराब और साथ ही नकदी पर नजर रखी जाएगी। अक्सर वोटर्स को प्रभावित करने के लिए शराब बांटी जाती है, जिस पर नजर के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जिससे कि पुलिस, आबकारी सहित 24 विभागों के कर्मचारी इसमें शामिल किए गए। अब तक 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की नकदी और शराब बरामद की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नामांकन हो गए हैं और स्क्रूटनी होनी है, लेकिन कम समय होने से लोकसभा में अब वोटर्स तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी सोशल साइट्स पर वोटर तक पहुंच बनाने में जुटी हुई है। व्हाट्सएप, फेसबुक और साथ ही इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि करीब 94% से ज्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और आमतौर पर मोबाइल के जरिए राजनीतिक पोस्ट भी देखने या फिर पढ़ते हैं। कम समय में अब इन्हीं लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है। पौड़ी के खातरस्यू क्षेत्र में एक महिला के साथ में दुष्कर्म करने और चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। पीड़ित महिला की तहरीर पर राजस्व विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला बकरी चराने जंगल गई थी, तभी गांव के एक शख्स ने महिला के साथ में दुष्कर्म किया, अश्लील तस्वीर ली और महिला की चेन भी छीन ली। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के सिर पर चोट आई है। आगे की कार्रवाई के लिए केस दर्ज कर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है।
और लेडी पहुंची हमारे पास शाम के टाइम पे 7 बजे। हमने फीमेल डॉक्टर से एग्जामिन वगैरह करवाए और जो भी सैंपल्स ले रहे हैं लेके पुलिस को इंटीमेट किया। जी पट्टी खांसी 3 का मामला था और पीड़िता की शिकायत पर जो है मामला पंजीकृत किया गया 376, 392, 307, 506 और IT एक्ट 66E में, और तुरंत कार्रवाई की गई और उसके बाद रेगुलर पुलिस को जो है मामला आज हस्तांतरित हो चुका है, पत्रावली उनके सुपुर्द। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ की यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही है। यहां पर सबसे पहले बर्फ हटाने का काम चल रहा है। इस समय केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। बर्फ साफ करने में जुटी DDMA की टीम अब केदारपुरी में बर्फ हटाने का काम कर रही है। 95 सदस्यीय टीम ने छोटी लिंचोली से होते हुए बड़ी लिंचोली तक और साथ ही कुबेर ग्लेशियर होते हुए केदारनाथ धाम तक पूरा पैदल रास्ता साफ कर दिया है। और धाम में आजकल 3 से 4 फीट तक बर्फ है और DDMA का कहना है कि जल्द से जल्द ही बर्फ को साफ कर लिया जाएगा। ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट की ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। वर्तमान में रास्ता बनाते हुए टीम श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। वहां पे बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है और अभी भी श्री केदारनाथ धाम में लगभग 2 से 3 फीट का बर्फ पड़ी हुई है, जिसको हटाने का काम मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में फायर सीजन में जखोली ब्लॉक के जंगलों में आजकल हर तरफ आग का कोहराम मचा है और जंगलों को आग से बचाने की कोशिश हर बार असफल ही साबित हो रही है। अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं और लाखों की वन संपदा भी जलकर राख हो गई है और अभी भी आग पर काबू पाने में विभाग असफल साबित हुआ है। कि जंगलों में लगातार कई दिनों से यहाँ पे आग लगी हुई है और जंगल कई हेक्टेयर जंगल अभी तक जलकर राख भी हो चुके हैं। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं, पीछे लगातार आग लगी है और पहले कई हिस्सों में यहाँ पर लगभग आग लग चुके जो अब बुझाए गए लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार यहाँ पर चीड़ के जंगल है और तमाम यहाँ पे जो चारा पत्ती के जंगल है, उन पे भी नुकसान हो रहा है लगातार आग से। और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा बजट एक वन विभाग को मिलता है फायर सीजन के लिए, जंगलों को आग से बचाने के लिए, उसको लेकर वन विभाग जो सतर्कता पहले से नहीं बरत पाता है और एक असफलता वन विभाग की रहती है, नाकामी वन विभाग की रहती है, उसके चलते ही लगातार जो जंगल है वो आग की भेंट चढ़ रहे हैं। और जिले के जखोली ब्लॉक ही नहीं अपितु कई अलग अलग क्षेत्रों में भी लगातार आग लगी हुई है और जिससे भारी नुकसान जंगलों को हो रहा है। मयाली से न्यूज 18 के लिए मैं संदीप भटकुटी। बागेश्वर में एक तरफ तो फायर सीजन जोर पकड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी सीजन भी शुरू हो चुका है। वन विभाग के 70% से अधिक कार्मिकों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में लगी हुई है। जिले में जंगल फिलहाल मात्र 46 विभागीय कर्मचारियों और साथ ही फायर वॉचर्स के सहारे हैं। 14 फरवरी से 14 जून के बीच में ये जो समय है इसे फायर सीजन कहा जाता है। मार्च के बाद में मौसम बदलने से तापमान बढ़ने लगता है और अप्रैल मई में गर्मी चरम पर होती है। इस साल चुनाव के चलते विभाग के सामने नई चुनौतियां आकर खड़ी हो गई हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि चुनाव तैयारियों के साथ ही फॉरेस्ट फायर से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ है कि हम लोग अगर फायर सीजन आता है तो किस किस को क्या वेव करेंगे। हम फायर जो भी फॉरेस्ट वालों की ड्यूटी हमने मैक्सिमम कोल्ड डे वाले दिन के लिए ही हम लोगों ने लगाई है पीठासीन अधिकारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग के अंदर पिछले 4 महीने से कार्य बंद है, लेकिन अब सिलक्यारा टनल के बाहर कार्य में तेजी आई है। भूस्खलन से आए मलबे को हटाने में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका कार्य कभी भी शुरू हो सकता है। निर्माणदायी कंपनी नवयुग ने शुरू कर दी है तैयारी। उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिन में मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। मन्नत पूरी हुई और सबसे पहला गिलाफ चढ़ाने का सौभाग्य भी मिल जाए। देहरादून के ऐतिहासिक दरबार साहिब में लगने वाले झंडे मेले में कुछ ऐसी कहानियां देखने और सुनने को मिल रही हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हर साल होली के 5वें दिन लगने वाला झंडा आरोहण इस बार 30 मार्च को है, जिसकी रंगत इन दिनों देखने लायक है। झंडे में इस बार दर्शनी गिलाफ चढ़ाया जाएगा, जिनको सिलने का काम इन दिनों जोरों पर है।
दरबार साहिब में कहीं लंगर लगे हैं तो सरोवर में भी साफ सफाई का काम चल रहा है, लेकिन इन सब में खास है लोगों की दरबार साहिब में आस्था। श्रद्धालु यहाँ हर साल दूर दूर से आते हैं। जालंधर से गिलाफ लेकर आई मनप्रीत बताती हैं कि उनके शादी के 11 साल बाद संतान हुई। उनकी बहन ने दरबार साहिब में बहन की सूनी गोद भरने की मन्नत मांगी थी, जिसके पूरे होने पर उनका परिवार गिलाफ चढ़ाने आया है। वहीं वो खुद को भाग्यशाली मानती है कि उनका नंबर सबसे पहले गिलाफ को चढ़ाने के लिए भी आ गया। हाँ, मेरी बेटी के लिए मैंने बोला था, अपनी बेटी के लिए ना गिलाफ चढ़ाने के लिए ना, तो वो मेरी बहन ने चढ़ाया है। हाँ जी, बहुत खुशी मुझे आज हुई है। उसके कर्मा में जिसमें है, जिसके कर्मा था उसी का चढ़ता है। ये नहीं भी इतना नंबर आ गया, एक आ गया, कहते हैं मेरा 1 दे दो, 2 दे दो, वो नहीं, जो जिसकी कर्मा में है। पहले बाबा जी को छूना, जैसे आप बनैन पहनते हैं, वही जोड़ा जाएगा पहले। वहीं दरबार साहिब में रोजाना लंगर बनाने वालों की भी होड़ है। दिन में तीनों वक्त लंगर लगा है, जो 10 दिन तक रोजाना चलेगा। वहीं दरबार में बच्चों के मुंडन संस्कार कराने भी लोग आते हैं। इतनी संगत बना रही है कि जो बीबियां पंजाब से आउंदियां हैं वो भी लंगर बना रही हैं, साडे हलवाई भी लंगर बनाते हैं। लेकिन साडी जिन्नी संगत आती है, साडी ये छड़दा आ कि असीं लंगर तैयार करके आई संगत सारी सेवा करिए। यहाँ तो मतलब जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़ और विदेशों से भी संगत आ रही है, और ये जो है झंडे तक संगत आती ही रहेगी। अभी तो मुरादाबाद जरा यूपी वगैरह है ना, वो दम श्रीनगर वगैरह से संगत आ रही है। इसके बाद हमारा 1-2 दिन बाद इनका चढ़ावा होगा, उसके बाद महाराज जी इनको आशीर्वाद देंगे। ऐसे हजारों लोग हैं जो आस्था के साथ दरबार साहिब में आ रहे हैं और अगले 10 दिन तक आस्था का ऐसा ही हुजूम देखने को मिलने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।